नमस्कार, मी केतकी चितळे आणि हा व्हिडिओ असणार आहे 3 भाषेत, मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी. कारण बरेच लोकांनी मला हे विचारलेलं आहे, म्हणजे व्हिडिओ बघितल्यानंतर ते विचारतात की तुम्ही नेमकं व्हिडिओमध्ये काय बोललात हे आम्हालाही सांगा ना. सो जोवर मी कॅप्शन्स लिहायला सुरुवात करत नाही, मी थोडी आळशी आहे, त्यामुळे कॅप्शन्स लिहायला मला कंटाळा येतो, लिटरली स्पीकिंग. त्यामुळे बोलणं जास्त बरं वाटतं. जरा आळस मी बाजूला ठेवायला सुरुवात केली. मुलांची खेळायची वेळ आहे. जरा आळस मी बाजूला ठेवायला सुरुवात केली की मग मी कॅप्शन्स लिहायला सुरुवात करेन. म्हणजे कसं आहे, मला परत परत विविध भाषेत बोलायची गरज पडणार नाही. सो एनिवे, आजचा टॉपिक आहे लव्ह जिहाद और स्टॉकहोम सिंड्रोम and or Stockholm syndrome. Yeah. टायटल मध्ये तुम्ही वाचलंच असेल. तर आपण लव्ह जिहाद जरा थोड्या काळासाठी बाजूला ठेवूया. ठीक है, आज का टाइटल है लव जिहाद और एंड I should write it, na, rather than the symbol. Yeah, I should write it. और एंड स्टॉकहोम सिंड्रोम. सो ये हमारा आज का टाइटल है. तो शुरुआत करने से पहले हम स्टॉकहोम सिंड्रोम मतलब क्या ये समझ लेते हैं. स्टॉकहोम जो स्वीडन में है, वहां पे (1973) को एक बैंक रॉबरी हुई थी. डकैती थे जिन्होंने हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट की थी. यानी कि वहां के जो बैंक में आए थे लोग, ऑब्वियसली बैंक के कर्मचारी या फिर अन्य लोग भी जो बैंक में काम करने के लिए जाते हैं, कोई बैंक का काम हो तो वो जो लोग थे उनको हॉस्टेज बनाया गया था. यानी कि निगोशिएशंस करते टाइम, पुलिस के साथ निगोशिएशंस यदि करनी हो तो हमारे पास एक हॉस्टेज है, उनको पकड़ के रखा था, कैदी बना के रखा था. तो प्रॉब्लम क्या हुई, उस सिचुएशन के बाद जब पुलिस के हाथ में वो डकैत आए, सब मामला सुलझ गया. लेकिन पूरी तरह से नहीं सुलझा, क्योंकि जो भी हॉस्टेजेस थे जिनको बंदी बना के रखा था, कैदी नहीं, बंदी जो भी थे वहां पे, वो एक भी इंसान उन डकैतों के खिलाफ अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था. टेस्टिमनी जिसको कहा जाता है, वो देने के लिए तैयार नहीं था. No one was ready to testify against the bank robbers who had kept them hostage in 1973 in Stockholm, in Sweden, which is in Sweden. ऐसी ही केस एक हुई लीमा में. लीमा या लाइमा, मुझे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, क्योंकि जगहों के नाम इतने अलग अलग होते हैं और वहां जाने के बाद पता चलता है कि उसका कुछ अलग ही प्रोनाउंसिएशन होता है. तो लेट्स स्टिक विथ लीमा फॉर नाउ, जो पेरू में है. जो पेरू में है, साउथ अमेरिका में, वहां पे भी ऐसा हुआ. डकैत नहीं, पर जिनको बंदी बना के रखा था वो गवाही देना नहीं चाहते थे उनके खिलाफ. जिन्होंने उन्हें बंदी बनाया था उनके खिलाफ ये जो बंदी बने हुए इंसान थे वो गवाही देना नहीं चाहते थे. ये लीमा में भी हुआ. लेकिन so it is also known as Lima syndrome sometimes in some areas, but Stockholm syndrome is famous because Stockholm में पहले हुआ, लीमा में बाद में हुआ, बस उसी की वजह से. बाकी
बाकी कुछ फर्क नहीं है. So we are going to stick with Stockholm syndrome. Now Stockholm syndrome exactly है क्या? Stockholm syndrome बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड एक पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स यानी कि दो ऑपोजिट चीजें जब एक साथ एक ही जगह पे होती है तो उसको पैराडॉक्स कहते हैं. अब मल्टीवर्स की बात की जाए तो मल्टीवर्स में खाली दो नहीं, बहुत सारी चीजें इकट्ठा होती है एंड इट बिकम्स अ पैराडॉक्स. Well, it becomes a cube, then it becomes a multiple. Okay, coming back to the topic, we are not getting into the meta of this entire thing. So, Stockholm syndrome exactly क्या है? पैराडॉक्स है जहां पे जो कैदी होते हैं, बंदी होते हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है, उनको जो उनके अत्याचारी जो उन पे अत्याचार कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें बंदी बना के रखा है, कैदी बना के रखा है, उन पे प्यार आ जाता है, पॉजिटिव फीलिंग्स उनके प्रति. जब इन कैदियों को जिन पे अत्याचार हो रहा है, जो बंदी बनाए रखे हुए हैं, उनको जब पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगती है उन्हीं के अब्यूजर्स के ऊपर, उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है. पैराडॉक्स क्या है इसके बारे में? उनको नहीं लगता कि वो कुछ गलत है या फिर उनको नहीं लगता कि उन पे अत्याचार हो रहा है, उन्हें तो प्यार ही हो जाता है. लेकिन थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से जब हम पूरे सिचुएशन को देखते हैं तब हमें वो गैर लगता है, वो गलत लगता है. लेकिन जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ना तो वो पुलिस में कंप्लेंट करना चाहते हैं, ना वो गवर्नमेंट के साथ, ऑफिशियल गवर्नमेंट्स जब आके उन्हें मदद करने की कोशिश करते हैं तब उनके साथ मतलब उनके साथ भी कोऑपरेट नहीं करते. That is Stockholm syndrome in a nutshell for you. There are way too many depths in it, and if you go on into it, then there's a plethora of things that you would get to learn when it comes to Stockholm syndrome, and it is quite interesting as a matter of fact when it comes to a person's psychology. But we are not getting into it right now because we are going to stick with the topic for the day. We are going to try to stick to the topic. Okay, so स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब ये हुआ, जे तुमच्यावरती अत्याचार करतायत, तुम्हाला बंदी बनवून ठेवलंय, कैदी आहात तुम्ही त्यांचे, पण तुम्हाला ज्यांनी बंदी बनवलं आहे त्यांच्याच वरती जर तुम्हाला प्रेम जडलं तर तुम्ही स्टॉकहोम सिंड्रोमचे शिकार आहात. आता आपण हेच बघूया की एक 2-3 दिवसापूर्वीची घटना आहे. एक व्यक्ती कैमरा से शूट कर रहा था, एक इंसान. हम सबने देखा हुआ है ये वीडियो, आई गेस. वो शूट किए जा रहे थे, जो भी है, मोबाइल से. मुसलमान लड़का था, हिंदू लड़की थी, ऐसा कहा जा रहा है, हिंदू लड़की थी. और उसके कपड़े देखकर ऐसे मुझे लगा, मुझे पता नहीं सच है झूठ है पता नहीं, पर वो कपड़े यूनिफॉर्म लग रहा था. स्कूल का यूनिफॉर्म होता है ना, या फिर जूनियर कॉलेज, किसी जूनियर कॉलेज में यूनिफॉर्म रहता है. मुझे वो एक यूनिफॉर्म लग रहा था, कॉलेज का या फिर स्कूल का यूनिफॉर्म. वो था या नहीं था पता नहीं, लेकिन लोगो भी था वहां पे, एक एम्ब्रॉयडर किया हुआ, तो इसलिए मुझे वो यूनिफॉर्म लग रहा था. और जो उसके साथ बंदा था वो ऑलमोस्ट 28-29 या फिर 30 प्लस का भी लग रहा था. सो एक छोटी लड़की, एक उससे बहुत बड़ा लड़का. वेल यस, ओके, एज डिफरेंस डजंट मैटर आजकल के जमाने में, बट फिर भी
जब आप 15-16 साल के होते हो तब 26 या फिर 30 प्लस का इंसान बहुत बड़ा होता है। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तब बात अलग होती है, क्योंकि मैच्योरिटी आती है एक इंसान में। यहाँ पे कोई जेंडर का सवाल नहीं है, यहाँ पे केवल एक इंसानियत के तौर से एक इंसान कैसे डेवलप होता है, क्योंकि आपका ब्रेन भी तब तक डेवलप नहीं हुआ है 15-16 साल की उम्र में। तो इसकी वजह से तभी एज डिफरेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब उस वीडियो में क्या हो रहा था, उस वीडियो में वो लड़की जो थी वो जो भी वीडियो निकाल रहे थे उनको आके बोल रही थी इसने मुझे काट डाला, मार डाला, व्हाटएवर, तो भी आपसे मतलब क्या, हम देख लेंगे, हाँ मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, या फिर ऐसे कुछ तो उसने कहा था। एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है। और जो वो लड़का था जो उसके साथ था वो उसको ढकेलते जा रहा था और बोल रहा था तू घर जा, पहले तू घर जा। और मतलब तू घर जा प्रोटेक्टिव वे में नहीं था, वो काफी एक अब्यूजर जो होता है, डोमेस्टिक वायलेंट जो इंसान होता है, उस तरीके से उसको ढकेल रहा था। इट वॉज रियली ऑन द लाइन्स ऑफ डीवी। सो दैट वॉज डिस्टर्बिंग बिकॉज द वे ही वॉज पुशिंग हर, जसं तिला ढकलत होता, जसं तिला मागे ढकलत होता, ते बघून जरा विचित्र वाटत होतं, पण हे आपल्याला वाटत होतं, तिला नव्हतं वाटत। ती उलट पुढे येऊन येऊन त्याची बाजू घेत होती। दैट इज वो वायरल भी हुआ वीडियो, बहुत लोगों ने विक्टिम बैशिंग भी की, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि हिंदू लड़कियों को प्रॉब्लम क्या है, सनातनी हिंदू लड़कियों कब जागोगे आप, कि आप ऐसी कैसे बेवकूफ बनते जा रहे हो, लव जिहाद के शिकार कैसे हो रहे, कि उसको कितनी ब्रेन वॉशिंग की गई है कि वो उस लड़के की साइड ले रही है। और तभी ये सवाल उठता है कि लव जिहाद क्या काल्पनिक चीज है? बिल्कुल नहीं, वो एक्चुअली हो रहा है। मंचर, पूना के पास में मंचर नाम की एक जगह है, वहां पे मंचर, शायद मंचर, बट अब यदि मैंने गलत नाम लिया हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक्चुअल नाम लिख दूंगी उस जगह का। वहां पे हाल ही में वो भी वीडियो हम सबने देखा जहां पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग गए, उन्होंने एक लड़की को जो जब वो 16 साल की थी तब गायब हो गई थी, 4 साल से वो लापता थी, और उसको बचाया। वो लव जिहाद था। क्या वो लड़की बोल पा रही थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ट्रॉमा में थी, वो डरी हुई थी, वो घबराई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, उसको दवाइयां दी गई थी। वो लव जिहाद की शिकार थी, जरूर थी। वो हाल ही में अपनी भाभी से बात करने लगी है। उसका भाई या फिर उसके पिताजी उसके पास आते हैं तो भी वो कतराती है, 4 कदम दूर हो जाती है, क्योंकि वो हर एक पुरुष से डरती है। उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है, अजीब चीज है। मैं स्माइल कर रही हूँ, विच इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, yeah, for me, which you'll be reading in my book any which way. I smile a lot, even when the situation is very weird. Just a nervous smile. But anyway, moving on. वो वीडियो हम सबने देखा आणि तिला एकूण बघून अंगावर काटा आला, पण तेच ह्या मुलीला बघून आला का?
जी भांडत होती, जी बाजू घेत होती, जी तयार होती सूटकेस किंवा फ्रीज मध्ये जायला, नाही वाटला. बऱ्याच लोकांना तिचा राग आला, त्या मुलाचा राग नाही आला. तर मुलगा तर म्हणतच होते की लव्ह जिहादमध्ये त्यांनी इतकं तिला ब्रेन वॉश केलेलं आहे की ती त्याची बाजू घेऊनच भांडतीये, आणि तिच्यावरती जास्त रोष लोकांचा निर्माण झाला. पर क्या आपने ये सोचा है कि वो लड़की उस लड़के की क्यों साइड ले रही थी? क्या हमें वो कौन है, उसका एक नाम, पहला नाम, पूरा नाम भी नहीं, केवल पहला नाम उसका जान के क्या हमें पता है उसके बारे में कुछ भी? हमें कुछ नहीं पता. कुछ माने कुछ भी नहीं पता. ना किसी जर्नलिस्ट ना रिपोर्टर्स ने जाके ये जानने की कोशिश की है कि उसकी फैमिली किस पोजीशन में है. पोजीशन यानी कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है उसका, वो क्या करती है लड़की, वो कौन से हालत में रहती है, उसकी लाइफ अब तक कैसी है, कैसी रही है. क्या किसी ने भी ये जानने की कोशिश की है? नहीं, किसी ने नहीं. हमें तो उसका गांव तक पता नहीं है, खाली एक वायरल वीडियो पता है, और वो पूरा देख के स्टॉकहोम सिंड्रोम की एक हल्की सी झलक नजर आती है. श्रद्धा मर्डर केस, उसमें तो उसके पिता उसे कह रहे थे वापस आ जाओ, कह रहे थे ना. उसने बात सुनी? नहीं सुनी. सॉरी, बहुत गर्मी हो रही है, माफ कीजिए. अब नहीं सहा जाता. तो क्या उस लड़की ने अपने पिताजी की बात सुनी? नहीं सुनी. उसको पहले भी उस इंसान ने आफताब में मारा था, जान नहीं ली थी लेकिन मारा था. तभी भी उसके पिताजी ने और उसके दोस्त ने उसे कहा था कि उस रिलेशनशिप से बाहर निकलो. क्या उसने उसकी बात सुनी? नहीं सुनी. वो वापस उसके साथ ही जाकर रहने लगी क्योंकि वो प्यार में थी. स्टॉकहोम सिंड्रोम. When you fall in love with your own abuser, when you have that, they might be intimate feelings that you have for that person, or they might be platonic on the level of a friendship. One never knows. But the fact remains that you have positive feelings. You feel like, there is a soft corner regarding that person in your heart, and that is Stockholm Syndrome. When the rest of the world, पूरी दुनिया बता रही है कि ये गलत है, ये गलत है, बाहर निकलो, पर आप सुनने के लिए रेडी नहीं है. आप अपने अब्यूजर के प्यार में पड़ जाते हो. स्टॉकहोम सिंड्रोम. सो क्या मुझे ऐसी लड़कियों के बारे में कुछ फील होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. जो ब्रेन वॉश की गई है, जो हर रोज गायब हो रही है, किडनैप हो रही है, दैट इज लव जिहाद. जिनको बहला के फुसला के फंसाया जाता है, और जब उनके सामने रियलिटी आती है और वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर उनके पास जरिया नहीं है बाहर निकलने का, दैट इज लव जिहाद. लेकिन जिन लड़कियों के पास एक रास्ता है बाहर निकलने का, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकलना चाहती, वो लव जिहाद की शिकार नहीं है. ये हमें अपने दिमाग में क्लियर रखना चाहिए. अब सोसाइटी की बात करें, माता पिताओं की बात करें, तो ये माता पिताओं को समझना चाहिए कि एक कम्युनिकेशन का दरवाजा जो होता है ना, वो खुला रखे अपने साइड से भी. कामसूत्र, जो सबसे बड़ी
कामदेव, हमारे भगवान भी तो देखो, हम कामदेव और इनकी पूजा करते हैं। ये है हमारा धर्म, हमारा एक्चुअल धर्म। क्या मैं एस पूरा शब्द नहीं कह सकती वरना वीडियो अडल्ट बन जाता है और कोई नहीं देख सकता, तो इसलिए मैं केवल एस ऐसे कहूंगी। लेकिन काम, संस्कृत में एस को काम कहा जाता है, काम नहीं काम। तो हमारे देवता है वो। तो यदि आप एस एजुकेशन अपने लड़कियों को और लड़कों को दे, उनको समझाए कि भाई मोबाइल पे देख के जो आप सीख रहे हो, क्योंकि मोबाइल पे भी आप जब साइट्स देखते हो ना तो बहुत ज्यादा वायलेंस होता है उसमें, वो सच्चाई नहीं है, वो सब काल्पनिक, बहुत ही ज्यादा घिनौना और बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बहुत ही वायलेंट है, बहुत वायलेंट है वो जो भी ऑनलाइन अवेलेबल चीजें हैं। तो घर से आपको उन्हें समझाने की, सिखाने की जरूरत है। लड़कियों, यदि आप ये देख रहे हो, आपका मजहब, जात पात, धर्म सब साइड में रखो, प्रोटेक्शन के बिना कुछ भी मत करो, क्योंकि प्रेगनेंसी तो दूर की बात है। शुरुआत करते हैं यूटीआई से। यूटीआई क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये आपको हो सकता है इन्फेक्शन अनप्रोटेक्टेड यदि किया तो। क्या आप वो करना चाहते हैं? कोई बीमारी अपने अंदर, इन्फेक्शंस और ये सब खुद के अंदर लेना चाहते हो? नहीं ना। तो प्रोटेक्शन इस्तेमाल करो। प्रेगनेंसी बहुत दूर की बात है। हाँ, कोई भी कहेगा कि अरे प्रोटेक्शन से वो मजा नहीं आता। भाई तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जो प्रॉब्लम है उसकी सुरक्षा मैं खुद करूंगी। बिना प्रोटेक्शन कुछ भी अंदर नहीं जाने वाला। ये सीधे मुंह कहना चालू कीजिए, कितने भी प्यार में रहो, बहुत बहुत मतलब भगवान है तुम्हारा जो भी बॉयफ्रेंड हो, ये सोच लीजिए दुनिया हर पुरुष के लिए एक बाथरूम है। तो उनको यूटीआई होना बहुत ज्यादा आसान है, जो वो आपको ट्रांसफर कर सकती है। तो प्लीज कीप दैट इन योर माइंड। फटाक से मराठी में बोल दो जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेग्नेंसी दूरची गोष्ट राहिली। आई विल बी बैक इन अ सेकंड. So there was someone at the door. Anyway, we are back. So yes, UTI मराठी मध्ये urinary tract infection, urine tract infection. तर कुठल्याही पुरुषासाठी पूर्ण दुनिया, पूर्ण पृथ्वी तलाव वरती, म्हणजे बाथरूमच पृथ्वी तलाव आहे, राईट? तर त्यांना यूटीआय होणं खूप सोपं आहे आणि ते तुम्हाला ट्रान्सफर होणं खूप सोपं आहे. आणि त्याच्याच बरोबर इतर एसटीडीज तुम्हाला ट्रान्सफर होणंही खूप सोपं आहे. कुठले रोगराई जे तुम्हाला माहिती नाहीये जे त्या व्यक्तीमध्ये असू शकतील. त्यामुळे प्रेग्नन्सी तर खूप दूरची गोष्ट आहे. तुम्ही सुरुवात ह्या गोष्टीपासून करा, या गोष्टीचा विचार करा. कितीही प्रेमात असलात ना तुमच्या बॉयफ्रेंडच्या, कितीही तुमचा बॉयफ्रेंड म्हणाला की ती मजा येत नाही जर प्रोटेक्शन वापरलं तर, तरीही तुम्हाला हे जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे की तुम्हाला स्वतःला वाचवायचंय का त्याच्या मजेपोटी स्वतःला मारून टाकायचंय. म्हणजे मारून टाकायचं इन द सेन्स मृत्यू नाही, पण इन्फेक्शन्स होणं, आजार होणं, रोगराई होणं
हे तुम्हाला सर्व झेलायचंय. हा विचार तुम्ही करा. अब बात ये है कि ये सारी चीजें जो होती है ना, अबला नारी वाली चीजें, कि हाँ उससे मजा नहीं आ रहा तो मैं उतना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं, ये हमें बचपन से अलग अलग तरीके से बताया जाता है, सिखाया जाता है, दिखाया जाता है. हमारे टीवीज में, सीरियल्स, मूवीज, परिकथा, सबसे बड़ी परिकथा सेल्फ सैक्रिफाइस की, यानी कि उसके लिए खुद को मैं सैक्रिफाइस कर रही हूं. सबसे बड़ी परिकथा. लिटिल मरमेड. लिटिल मरमेड ये तो आपने सुना होगा, एनिमेशन फिल्म है और अभी आई थिंक शायद मतलब लाइव एक्शन फिल्म भी बन रही है. पर जो कार्टून फिल्म है उसमें बहुत अलग चीज दिखाई है. उसमें ये दिखाया गया है कि वो जो मरमेड रहती है, वो मरमेड उस राजकुमार के प्यार में पड़ती है और वो राजकुमार उसे अपनाता है और फिर उनकी शादी होती है, हैप्पीली एवर आफ्टर. ये पर लिटिल मरमेड की एक्चुअल कहानी वो नहीं है. जॉन सोलो नाम का इंसान है, वो बहुत सारी ओरिजिन स्टोरीज बताता है, तो उसके अकाउंट पे आपको लिटिल मरमेड की ओरिजिनल स्टोरी पता चलेगी. ओरिजिनल स्टोरी ये लोग रात को 12 बजे बर्तन धोने लगते हैं. तो एनीवे, एक्चुअल लिटिल मरमेड की स्टोरी ये है कि उसे वो राजकुमार पसंद आ गया और उसके पास पैर तो थे नहीं, तो पैर पाने के लिए उसने अपनी आवाज दे दी और फिर वो उस राजकुमार ने इसे रिजेक्ट कर दिया और फिर हार्ट ब्रेक की वजह से उसने खुदकुशी की और वो हार्ट ब्रेक की वजह से उसकी जान चली गई. बेसिकली that is the story of Little Mermaid. She traded her voice, a beautiful voice that she had, for a pair of legs just to entice the prince that she wanted. And she didn't get the prince because he rejected her. He just thought her as a friend, a mute female who worked in his palace. And he married someone else, the betrothed princess. The princess that from another kingdom that he was already betrothed to. And due to the heartbreak, Ariel lost her life. That's the original story of the Little Mermaid. Now, the name also changes when you go on to different things. Coming back to the point. अब स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात करें, ये हो गया दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना, जो हमें नहीं चाहिए. हमें नहीं चाहिए किसी और के लिए हम अपनी आवाज खो दें. नहीं, नथिंग गोज डाउन देयर. ये एक बात क्लियर अपने दिमाग में रखिए. ओके, ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि किसी और के लिए खुद की जान खतरे में नहीं डालनी है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सेकेंडली, माता पिता, जैसे मैंने कहा, कामदेव की हम पूजा करते हैं, तो वो जो कॉन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन डोर है, वो खुला रखिए. क्योंकि समाज में क्या होता है, लव जिहाद के टाइम जैसे हमें पता है ये सारी बातें कि अनप्रोटेक्टेड एस की वजह से
फिर लड़की प्रेग्नेंट है या फिर उसके साथ कुछ होता है एंड फिर वो आपको आकर नहीं बताती, क्योंकि ऑलरेडी उसे बताया जाता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं अपनाने वाले, तुम्हें बाहर फेंकने वाले हैं, तो वापस घर कैसे जाओगी, तुम्हें कौन अपनाएगा, तुम्हारा अभी कोई नहीं है मेरे अलावा, इत्यादि फलाना ढिमका। करेक्ट। पर यदि आप वो चैनल खुला रखें, वो बात करने का एक मौका उसे दे, तो वो लड़की भी अपने साइड से कह सकती है कि ओ भाई चिल मार, कुछ नहीं होगा। क्योंकि यदि मुझे कुछ हुआ भी तो मेरे माता पिता मेरे पीछे बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। वो एक चैनल खुला रखिए, वो डर भी जाए तो वो आपके पास आए, पेरेंट्स के पास आए वो लड़की, ना कि किसी फ्रेंड के पास जाए। ये चैनल खुला रखिए। दोस्त ना बने, लेकिन अपने एक बच्चे का सिक्योरिटी ब्लैंकेट बनिए या फिर सिक्योरिटी नेट, आपको जो भी कहना हो वो बनिए, कि वो आके आपको ये बता पाए। और उन्हें कभी भी स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार ना होने दीजिए। बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम बीइंग ब्यूटी एंड द बीस्ट, बिगेस्ट एग्जाम्पल। अब इसमें क्या होता है, एक राक्षस है जिसके गार्डन में एक गुलाब का फूल है जो एक इंसान तोड़ता है, अपनी बेटी के लिए लेके जाता है, लेकिन वो राक्षस उसे किडनैप कर लेता है, वो उस आदमी को और अपना बंदी बना के रखता है। बंदी भी नहीं, कैदी बना के रखता है। फिर अपने पिता को बचाने के लिए वो लड़की आती है और लड़की कहती है कि पिता को छोड़ देना और मुझे उनके मतलब ऑन बिहाफ ऑफ हिम, उनकी जगह मुझे कैदी बना दीजिए, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। तो वो राक्षस पिताजी को छोड़ देता है और इसको कैदी बनाता है। बहुत सारे अत्याचार होते हैं उस लड़की के ऊपर, उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, वो उसी कासल में घूमती रहती है। फिर वो उस राक्षस के प्यार में पड़ती है, समझ रहे हो ना, जिसे एक विच अभी उसके ऊपर शाप उसे दिया गया है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो शापित है। उसको शाप दिया जाता है कि तू राक्षस बनेगा। एक इंसान से वो राक्षस बन जाता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। उसके प्यार में ये लड़की पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब 100 में से 99 चीज वो गलत करता है, लेकिन वो एक चीज उसके लिए अच्छी करता है, वो है उसकी पर्सनल लाइब्रेरी, किताबों की जो उसकी रूम होती है, वो उस लड़की के लिए खोल देता है और कहता है तुम्हें जो किताबें पढ़नी है पढ़ लो। वो एक चीज उस लड़की के लिए ये राक्षस अच्छा करता है, तो ये इस लड़की को लगने लगता है कि हाँ मैं इसको बदलूंगी, और वो प्यार में पड़ जाती है। इतनी प्यार में डूब जाती है कि पूरा गांव जब उस राक्षस को मारने के लिए आता है, तब ये लड़की उस राक्षस की साइड लेती है और गांव वालों से झगड़ती है और कहती है कि ये एक अच्छा इंसान है, ये राक्षस नहीं है। और फिर एंड में वो एक राजकुमार बन जाता है उस गांव का, फलाना ढिमका। ये तो सब परी कथा है, एंड परी कथा है। लेकिन अगेन जॉन सोलो के आप चैनल पे जाओगे तो ब्यूटी एंड द बीस्ट की ओरिजिन स्टोरी भी आपको पता चलेगी। वो राजकुमार कुछ नहीं बनता, उस लड़की को स्टॉकहोम सिंड्रोम है। बहुत बार आप ये देखोगे कि
मैं कोई बड़ी फैन नहीं हूँ ये महिला आयोग की, क्योंकि वो जो एक्चुअल चीजें करना चाहिए, जो जिन औरतों को एक्चुअली मदद करनी चाहिए, उनको छोड़ के एक बिंदी नहीं लगाई तो उस रिपोर्टर के पीछे भागती है कि तुमने बिंदी नहीं लगाई, इसके ऊपर आक्षेप लिया गया है, तो हम ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। ऐसे फालतू चीजों के पीछे भागती रहती है। जिनको ये नहीं पता, जो महाराष्ट्र में नहीं रहते और जिनको ये बात नहीं पता, तो एक रिपोर्टर थी जिसने बिंदी नहीं लगाई थी, और वो, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनका इंटरव्यू लेने गई और उन्होंने कहा पहले बिंदी लगा के आओ फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। और फिर महिला आयोग उस महिला रिपोर्टर के पीछे खड़ी रही डट के कि ये महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम है, रिपोर्टर ने बिंदी नहीं लगाई तो क्या फर्क पड़ता है, आपने उन्हें इंटरव्यू देना चाहिए था। वाओ, यहाँ पे डीवी केसेस हो रहे हैं, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। विनय भंग ऑन टीवी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद शिकार हूं, टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था मेरा विनय भंग होते हुए, लोग देख रहे थे। एक साइड पे द देन सीएम का भाषण चल रहा था और एक साइड पे मेरा विनय भंग होते हुए दिखा रहे थे। अपेरेंटली मैं तो अंदर थी, मुझे नहीं पता, बट ऐसा सबने कहा है कि सारे स्क्रीन्स वर स्प्लिट इन टू, और एक साइड पे द देन सीएम, तभी के सीएम, उनका भाषण चल रहा था और दूसरे साइड पे मेरा विनय भंग होते हुए दिखाया जा रहा था। महिला आयोग तभी सोती है ऑब्वियसली, बट देन व्हाटएवर। पर एक दो कभी कभी महिला आयोग डिसाइड करती है कि हाँ भाई हम जाके उस बेचारी बंदी को बचाएंगे, लेकिन फिर वो बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो महिला ही टर्न हो जाती है, वो कहती है ये हमारे मियाँ बीवी का प्रॉब्लम है, आप बीच में क्यों आ रही हो। सो जब स्टॉकहोम सिंड्रोम का और एक की नोट पॉइंट जो ध्यान में रखनी है इज व्हेन द विक्टिम does not cooperate with the police and or any government organization or any NGO or any organization for that matter. जेव्हा ती महिला किंवा जेव्हा महिलाच नाही, जे पुरुष महिला जेंडर कुठलं पण असो, जेव्हा ज्यांच्यावरती अत्याचार होतोय ते जेव्हा पुरुषांवरही अत्याचार होतो, बाय द वे फक्त महिलांवरतीच अत्याचार होतो असं नाही, बऱ्याच महिलाही आहेत ज्या पुरुषांवरती अत्याचार करतात, हे विसरू नका, किंवा पुरुषही पुरुषांवरती अत्याचार करतात, हेही लक्षात घ्या। तर ज्या व्यक्तीवरती अत्याचार होतोय ती व्यक्ती जेव्हा मदत त्यांना करायला जरी लोक आली असतील तरी त्यांची मदत घ्यायला तयार होत नाहीत, उलट जे त्यांच्यावरती अत्याचार करतायत त्यांच्याच बाजूने जेव्हा हे बोलतात तेव्हा समजून घ्या त्या व्यक्तीला स्टॉकहोम सिंड्रोम आहे। सो आता आपण ह्या ज्या केसेस बघतोय की सनातनी हिंदू मुली काही लव्ह जिहादचा शिकार बनतायत आणि स्टॉकहोम सिंड्रोम पण आहे, तो मग एक्झॅक्टली ह्या दोनपैकी काय आहे? कारण लेटेस्ट आपण दोन्ही व्हिडिओज बघितलेले आहेत। दोन्ही आहे, ज्यांना फ्रीज आणि सूटकेस मध्ये जायचंच असेल त्यांना फ्रीज आणि सूटकेस पासून जाण्यासाठी आपण रोकू शकत नाही। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, उन्हें फ्रिज सूटकेस में जाना ही है तो जाने दो, हम नहीं रोक सकते। दुनिया इधर की उधर कर दो, नहीं सुनेंगे, लेकिन हम
इसके जो शिकार हो रहे हैं उन लड़कियों को बचा सकते हैं। इनका कुछ नहीं कर सकते। तो स्टार्ट helping the people who are being victim of this and who are this. Well, I hope they get the psychological help that they need. But you also need to understand who are the girls that are being targeted. And the girls that are being targeted are from a strata of society which is not exactly very well educated, not knowledgeable, जिन्हें धर्म का, अपने खुद के धर्म के बारे में ज्यादा नहीं पता, ऐसे घर की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। आपको कितना आपके धर्म के बारे में पता है, इसके बारे में सोचिए। एक पढ़ लीजिए कि हर दिन एक नई चीज आप अपने धर्म के बारे में सीखेंगे। और आज आपने क्या सीखा वो मुझे आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, फिर भी मैं कहूंगी इट इज epilepsy_warrior_queen। तो आप वहां पे मुझे डीएम कर सकते हैं यदि आपको डीएम करना हो तो, कि आज आपने अपने धर्म के बारे में क्या नई चीज सीखी। आप वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ सकते हैं, पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ सकते हैं नहीं, पढ़िए। लेकिन यदि आपको नहीं पढ़ना है, यदि आपको छोटे मोटे वीडियोस देखने हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म सिखाते हैं, तो उनसे सीखिए। यहीं पे आज का वीडियो मैं खत्म करती हूँ। बहुत लंबा वीडियो चला ये, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग इतना लंबा चलेगा। मुझे लगा आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, बट नहीं हुआ। सो एनीवे, it is not only love jihad, but it is also Stockholm syndrome for some. And that's it for today. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।